ये जियो भी अब जीने नहीं देगा। खुश हो रहे थे ना तुम अनंत अंबानी की शादी देख के, खर्चा तुम ही से वसूल कर लिया मोटा भाई ने। पहले आदमी का काम रोटी कपड़ा मकान में चल जाता था, पर मोटा भाई ने आदत लगाई कि नहीं, रोटी कपड़ा मकान के साथ इंटरनेट की आदत डालो, डेटा की आदत डालो। अब डेटा की जब आदत डल गई तो आटे के साथ साथ डेटा भी महंगा हो गया। अब जब मोटा भाई ने किया तो इसके पीछे पीछे एयरटेल ने और वीआई ने भी कर दिया कि गाली तो मोटा भाई खा ही रहे हैं, पीछे हम भी माल कूट लें। एक ही झटके में तीनों ने मिलकर 50,000 करोड़ का मुनाफा कर लिया एक डिसीजन से। अधिकतर भारतीयों की पहली सिम जो थी वो बीएसएनएल थी, पत्नी की तरह बढ़िया से साथ निभा रही थी। लेकिन भाई साहब जब आया जियो, जब आया एयरटेल एक गर्लफ्रेंड की तरह, तो उसको छोड़ के तुम पहुंच गए उसके पास, और जब लात पड़ी तो वापस आपको पत्नी याद आ रही है। हैशटैग आई सपोर्ट बीएसएनएल, हैशटैग पोर्ट टू बीएसएनएल ट्रेंड कर रहा है। लोग बाग रैलियां निकाल रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सिम पोर्ट कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब अब क्या होगा इससे? लेकिन आपने कभी सोचा कि एक जमाने में मार्केट का लीडर, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने की मशीन, भारत का प्राइड, ये बीएसएनएल एकदम से लॉस में कैसे आ गया? ये बीएसएनएल फेल हुआ या जानबूझ के इसको फेल किया गया, इसका दम घोटा गया? इस मुश्किल हालात के बाद भी ये अब तक टिका हुआ कैसे है? और अब क्या वास्तव में वापसी कर पाएगा? और बीएसएनएल का वापसी करना आम भारतीय के लिए जरूरी क्यों है? और इस पूरे गेम में टाटा जी की क्या भूमिका है, इस सब पे चर्चा करेगा आपका राहुल। पूरे घटनाक्रम से 4 ऐसी चीजें हैं जो हमको सीखने को मिलेगी और ये सबक सबको सीख लेना चाहिए। वो सबक क्या है वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो टिके रहना। तो अगर डेटा के महंगे होने से परेशान हो, बीएसएनएल की बहुत जोर से याद आ रही है और आपको लगता है कि सही वक्त पे सही टॉपिक उठाया है और डीप रिसर्च की है, तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक के इंतजार में जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले शुरू करते हैं बीएसएनएल की शुरुआत कैसे हुई। बीएसएनएल की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। कुछ लोग मजाक में कहते हैं भाई साहब नहीं लगेगा, वो उसकी नहीं है, वो मीम है। इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2000 में। पर्पस सिंपल सा था, देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचा दो, आम आदमी आपस में कम्युनिकेशन कर पाए, और भाई साहब ये जो सुविधा है ये सस्ती हो। इस उद्देश्य के साथ बीएसएनएल बाजार में आया, क्योंकि उस समय प्राइवेट कंपनियां पहले ही कम थी, और जो थी वो कहती थी कि भैया हमारा फायदा तो शहर में है, क्योंकि शहर में काम भी आसान है और पैसा भी मोटा है। और गांव जाएंगे तो गांव में यार इतनी दूर कौन जाए, इतनी मेहनत कौन करे, और गांव वाले तो यार ज्यादा पैसा भी नहीं देते। प्राइवेट कंपनियों को तो चाहिए प्रॉफिट, तो वो तो दूर गई नहीं। लेकिन बीएसएनएल तो सरकारी कंपनी है, उनको तो जनता की सोचनी थी। तो जिसका कोई नहीं उसका बीएसएनएल था, तो बीएसएनएल गई दूर दराज गाँव में, पहाड़ों में, रिमोट एरिया में, और वहां पे अपना संपर्क स्थापित किया। अब यूं तो बीएसएनएल को प्रॉफिट से लेना देना नहीं था और बाकी की तुलना में सबसे कम रेट पे भी दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी पहले साल ही जबरदस्त प्रॉफिट किया। और 2001 से लेके 2008 तक 8 सालों में एक भी बार लॉस में नहीं गई, बल्कि टोटल 8 सालों में 46,668 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये दूध देने वाली गाय थी भारत सरकार के लिए। एक समय ऐसा था सन 2004-05 में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट सिंगल ईयर में कमाया था। ये बात उस जमाने की है जब बीएसएनएल डोमिनेट किया करता था, 70% मार्केट शेयर था, और ये एयरसेल, डोकोमो, आइडिया फाइडिया चड्डी में घुमा करते थे। तो भाई साहब जब कोई चीज गवर्नमेंट का खजाना भरने लग जाती है और पैसा देने लग जाती है, तब आता है लालच, और फिर चालू हुआ बीएसएनएल का डाउनफॉल। इसके 4 कारण थे, एक एक करके समझते हैं। पहला कारण 2007 के आसपास सुगबुगाहट हुई कि भैया जो उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर हैं दयानिधि मारन, उनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है। पता नहीं यार क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। फिर बाद में मीडिया में खबर निकल के आई कि इन्होंने अपने घर पे बीएसएनएल के बड़े बड़े अधिकारियों की मदद से 323 हाई कनेक्शन की लाइनें हैं अपने घर पे डलवा रखी थी। बोले सर 323 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन अपने घर पे क्या कर रहे थे? सर उस बीएसएनएल की लाइन से इनका जो प्राइवेट नेटवर्क था, सन नेटवर्क, इनका खुद का मीडिया चैनल था, उसको सप्लाई दे रहे थे साहब। अब बताओ, सरकारी पैसों से, बीएसएनएल के पैसों से प्राइवेट मीडिया चल रहा है। तो अब जब ये गड़बड़ी पकड़ में आई तो दयानिधि मारन ने किया रिजाइन। उस समय थी गठबंधन की सरकार, तो ये इन्होंने रिजाइन किया, तो इन्हीं की पार्टी के दूसरे व्यक्ति आए, ए राजा, वो बने टेलीकॉम मिनिस्टर। उस समय बीएसएनएल प्लान कर रहा था वाईमैक्स टेक्नोलॉजी लाने का, कि भैया हम स्पेक्ट्रम बांटेंगे और वो पूरे देश में जगह जगह जाएगा और वायरलेस डेटा ट्रांसफर होगा और मस्त इंटरनेट मिलेगा। पर उसका जो एक्शन हुआ 2G स्पेक्ट्रम का, उसमें हो गया 2G घोटाला, जो अखबार में आ रहा था ना, 1,76,000 करोड़ का घोटाला। बस उस घोटाले के बाद से बीएसएनएल के उल्टे दिन चालू हो गए और ऐसा लॉस लगा कि वो लॉस हर साल बढ़ता ही रहा और आज तक प्रॉफिट की शक्ल बीएसएनएल ने नहीं देखी है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भाई साहब ए राजा को बरी कर दिया। तो भाई साहब इसको अभी घोटाला कह सकते हैं, नहीं कह सकते, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब देखो बीएसएनएल में गड़बड़ियां निकल गई 2 बड़ी बड़ी।
एक टेलीकॉम मिनिस्टर भाई साहब घर पे लाइनें ले रहा है, दूसरा टेलीकॉम मिनिस्टर घोटाले कर रहा है। तो अब की बार बीएसएनएल पे आ गई सबकी नजरें, सीबीआई वह सब इन्वॉल्व हो गए कि यार बीएसएनएल में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है, ये तो दूध देने वाली गाय है, इस पर चेक करो। तो बड़े बड़े टेंडर छोड़ो, छोटे छोटे जो टेंडर थे ना उस पर भी निगरानी। और ऐसा नहीं कि फालतू की जांच थी, जांच करी तो छोटे छोटे टेंडर में भी गड़बड़ियां निकली। पता चला कि भाई साहब ऐसी ऐसी कंपनियां टेंडर भर रही है जिनके कोई एड्रेस ही नहीं है, नाम पता ही नहीं है, शेल कंपनीज है। नोकिया जैसी कंपनी रिजेक्ट हो रही है और शेल कंपनी सिलेक्ट हो रही है। अब इधर यहाँ पे गड़बड़ी चल रही है और उधर की तरफ एयरटेल अपना एक्सपेंशन करे जा रहा है, वोडाफोन अपना एक्सपेंशन कर रहा है, आइडिया अपना एक्सपेंशन कर रहा है। इनको कोई रोकने वाला ही नहीं, प्राइवेट प्लेयर चल रहे हैं और इधर इसके हाथ पांव बांध दिए गए क्योंकि कुछ नया ऑर्डर लेने जाए, बोले इसकी जांच होगी, इसमें गड़बड़ी, ये रद्द। ऐसा ही एक और किस्सा हुआ उस समय प्लान हुआ कि 9,30,000 जीएसएम की लाइनें बिछाई जाएगी और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। उस समय इसकी वैल्यू थी $10 बिलियन, यानी आज के भाव में देखा जाए तो 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट हो जाता तो विश्व के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट होता है। फिर उसमें भी गड़बड़ी, सरकार ने कहा ये बीएसएनएल के नाम पे कुछ भी टेंडर निकलता है उसमें फिर गड़बड़ी, फिर जांच, और दो मंत्री तो हट गए। क्या करें, बोले यार प्रोजेक्ट ही बंद करो, कुछ नहीं कर रहे नया। तो उसमें भाई साहब नया इक्विपमेंट खरीदना ही नहीं, नए टावर लगाने ही नहीं, जो पड़ा है उसको चलने दो। तो इस तरह से उसके हाथ पांव बांध के बीएसएनएल को पटक दिया साइड में और इधर प्राइवेट प्लेयर मनमाने तरीके से आगे बढ़ते रहे। यह था सबसे प्रमुख कारण जिसकी वजह से बीएसएनएल की ग्रोथ एकदम से रुक गई। सेकंड सबसे बड़ी गलती, रूड स्टाफ और इनका अग्रेसिव बिहेवियर। सरकारी कंपनी थी तो बीएसएनएल के कर्मचारियों में घमंड, अरे साहब मार्केट लीडर है, हम करेंगे तो है, हमारे आगे कौन। सपोज मुझे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेना है, एक प्राइवेट कंपनी को एयरटेल को फोन लगाऊंगा ना, एयरटेल वाला अगले दिन आएगा, कनेक्शन लगाएगा, एक आईडी लेके चला जाएगा। अब मुझे बीएसएनएल का लगाना है, मैं पहले उनके ऊपर जाके एप्लीकेशन दूं, फिर भाई साहब वो आएंगे, देखेंगे, फिर बोलेंगे 7 दिन में लगेगा। फिर भाई साहब अगर काम न करे तो मैं जाके कंप्लेन की एप्लीकेशन दूं, और मैं बाल पकड़ लूंगी तो चल ही नहीं रहा तो फिर हटाने के लिए एप्लीकेशन दूं। एक मैं रिसर्च के दौरान खान सर का वीडियो देख रहा था, तो खान सर ने कहा कि उस समय मैंने भी एक बार बीएसएनएल लिया था। जिस व्यक्ति ने बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लगाया है उसने अपने दिल से बद्दुआएं दी है, ऐसी सर्विस थी। ये खान साहब के शब्द हैं और इस बात से मैं भी सिमिलर हूँ। मुझे भी याद है मेरे पहले ऑफिस में मुझे बीएसएनएल का कनेक्शन लिया था तो मैं ऑफिस से ज्यादा बीएसएनएल के ऑफिस बैठता था कि हे भगवान चला दो इसको। तो भाई साहब जनता त्रस्त थी, ऑप्शन ढूंढ रही थी, जैसे ही ऑप्शन मिला जनता कूद पड़ी। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो सबको दिख रहा है, जियो की एंट्री। जियो ने आके कहा भैया सस्ता इंटर नहीं, जियो ने आके कहा फ्री का इंटरनेट ले लो, और सुनो 3G नहीं 4G ले लो। और जनता को जब एक बार 3G की जगह 4G का चस्का लग गया तो इधर तो भाई साहब बीएसएनएल आधा अभी 2G पे पड़ा है, थोड़ा बहुत 3G पे है, और इधर बात हो रही है 4G की। तो कौन जाएगा 2G 3G में जब 4G अवेलेबल है। बीएसएनएल तो छोड़ो साहब, उस समय तो टाटा डोकोमो भी गया, एयरसेल भी गया, वोडाफोन का शेयर टूटा, आइडिया का शेयर टूटा, ये तो दोनों हाथ मिलाए तब जाके जिंदा है। इतनी आंधी आई थी जियो की, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो और खत्म हो गई, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा कौन कौन सा है, मुझे चैट बॉक्स में बताओ। चौथा जो मुख्य कारण था वो भी बीएसएनएल का इंटरनल कारण था, इनकी इनएफिशिएंसी मतलब एक होता है टेक आरपू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एक यूजर से कितना कमाते हो, ठीक। तो आरपू निकलता है कि भाई शहर में अगर आप काम करोगे तो आपको शहर का आदमी ज्यादा पैसे देगा तो आपका आरपू ज्यादा होगा। अब बीएसएनएल मोस्टली काम करती थी गाँव में, दूर दराज में, पहाड़ों में, और सरकारी कंपनी है तो सस्ता रखना जरूरी, तो एक तो इसका आरपू कम था, प्लस इसके खर्चे ज्यादा थे। बीएसएनएल में एक टाइम पे थे 1,70,000 एम्प्लॉय और सबकी मोटी मोटी सैलरी, तो इधर इनकम तो आ रही नहीं और इतने मोटे खर्चे और दो, तो भाई साहब बीएसएनएल की कमर टूटनी तय थी। तो बीएसएनएल क्यों टूटा ये आपको समझ में आ गया, लेकिन बीएसएनएल टूटना नहीं चाहिए ये जरूरी है। तो राहुल जी बीएसएनएल की जरूरत हमको है क्यों, टूट गया तो टूट गया, घनी कंपनी बंद होती है एक और सही नहीं साहब, बीएसएनएल बंद नहीं होना चाहिए। इस बात को भाई साहब आप पकड़ के बैठ जाओ, क्यों अभी बताता हूँ। सबसे पहला कारण तो भैया आपने अभी आंखों के सामने देख लिया, टू कंट्रोल द कंपटीशन। अभी भाई साहब बीएसएनएल खत्म हो गया, प्राइवेट प्लेयर वैसे चले गए, ले दे के 3 कंपनियां बाकी रही है, जियो उसके बाद 40% शेयर है, फिर आ गई एयरटेल उसके बाद 33% शेयर है, उसके बाद आ गई वीआई 10-15% पे वो बैठी है। ये 3 कंपनियां मिलके 90% बाजार लेके बैठी है। ये तीनों मिलके कमरे में जो डिसाइड कर लें वही रेट है। तो इनकी रेट को कंट्रोल करने के लिए इनके मन में डर नहीं है, हम चाहेंगे जो रेट कर लेंगे। जनता के पास ऑप्शन कहाँ है, कहाँ जाएगी जनता। अगर बीएसएनएल का नेटवर्क में मौजूद हो, बीएसएनएल भी बोले हम भी देंगे 4G, हम भी देंगे 5G और हम भी खड़े हैं, तो जनता जैसे ही तुम 10 रुपए बढ़ाओगे ना, जनता फटाक से बीएसएनएल में आएगी और फिर ये डर के मारे अपने आप अपनी रेटें कंट्रोल में रखेंगे। अभी इनको डर नहीं है, तो इनको डराने के लिए एक बंदे का खड़ा होना जरूरी है, इसलिए बीएसएनएल का जिंदा होना जरूरी है। अब एक सवाल कि राहुल जी अगर बीएसएनएल की इतनी लंका लगी हुई है,
रेवेन्यू आ नहीं रहा, खर्चे ज़्यादा हैं भाई साहब, टेक्नोलॉजी पुरानी है, सर्विस खराब है। फिर अभी भी बीएसएनएल जिंदा कैसे है? जब डोकोमो खत्म हो गया, एयरसेल खत्म हो गया, तो बीएसएनएल को भी खत्म हो जाना चाहिए। इसके दो कारण है खत्म क्यों नहीं हुआ। पहला कारण भाई साहब, दुआओं ने बचा लिया, क्योंकि बीएसएनएल ने ऐसी ऐसे गांव में, ऐसे ऐसे ढाणियों में, ऐसे ऐसे पहाड़ों में कनेक्शन लगा रखा है कि जहां पे ना अभी तक जियो एयरटेल गए हैं, ना ये जाने की सोच रहे हैं अगले 5 साल में। बोले इतनी दूर हम ना जावे, और वहां बीएसएनएल पहुंच गया था उनकी सुविधा देने के लिए। तो भाई साहब वहां कोई है ही नहीं, तो बीएसएनएल की वो सिम तो कभी बंद नहीं होगी, तो इसलिए एक तो खड़ा रहा। दूसरा कारण है बीएसएनएल है सरकारी कंपनी, इसको मिलती है सरकार की बैसाखी। तो मोदी सरकार फंड पे फंड रिलीज करे जा रही है। सरकारी एम्प्लॉय बीएसएनएल के तनख्वाह तो सरकार देगी, रेंट सरकार चुकाएगी, और इन लोगों को इनके टावर के खर्चे निभाएगी। तो सरकार की बैसाखी से इनका काम चल रहा है, और थोड़ा बहुत चल रहा है दुआओं से। अब सबसे बड़ा सवाल जिसका शायद आप इंतजार कर रहे हैं कि राहुल जी ये बात बताओ, ये बीएसएनएल बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा, ये वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो सर जी इसका जवाब है, आपकी उम्मीदों को बल देते हुए, हाँ ये वापस आ सकता है। और 4 कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है आ जाएगा। पहला कारण है भाई साहब, करंट गवर्नमेंट। मोदी जी पिछले 5-6 सालों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए रिलीज कर चुके हैं। यह सरकार को पता है कि भाई साहब चाहे डुबाया किसी ने भी हो, अगर हमारी निगरानी में बीएसएनएल बंद हो गया तो ये जनता माफ नहीं करेगी। तो भाई साहब कुछ भी हो, कैसे भी हो, बीएसएनएल को जिंदा रखना जरूरी है। तो सरकार का साथ तो है। दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा भरोसा है वो इस सरकार से, और मोदी जी भी बड़ा भरोसा है, वो है टाटा का भरोसा। जहां मोटा भाई ने और एयरटेल ने 5G लॉन्च कर दिया है, 5G की टेस्टिंग लग रही है, वो कह रहे हैं 3-6 महीने में 5G कर देंगे सब जगह। उधर भाई साहब बीएसएनएल अभी कह रहा है हम तो 4G की तैयारी कर रहे हैं। तो 2024 का टारगेट है कि हम तो 4G लगाएंगे और 2025 में इसको 5G कर देंगे। अब अगर कोई भी बीएसएनएल का व्यक्ति मुझे कहे कि हम तो 2024 में तो 4G करेंगे और 25 में 5G करेंगे, मैं इनकी बात मानो ही ना। लेकिन भाई साहब इस काम का जो ठेका दिया गया है वो दिया गया है रतन टाटा जी की कंपनी टीसीएस को। 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस को दिया गया है। और जब टीसीएस ये कहती है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, 2024 तक लगा देंगे सब जगह, और हार्डवेयर वही रहेगा, सॉफ्टवेयर में जरा सा अपडेट करोगे 4G ही 5G हो जाएगा, तो मुझे टाटा का भरोसा है कि भाई साहब टाटा कर देगी। तो अगर आपको भी लगता है कि यार टाटा का भरोसा है, तो एक हैशटैग चलाते हैं आप लोग, देखते हैं आप और मैं में कितना दम है। हैशटैग टाटा का बीएसएनएल। तो देखते हैं साहब टाटा को और बीएसएनएल को अपना कितना समर्थन है, क्योंकि आवाज तो उठानी पड़ेगी। अगर आपने आज आवाज नहीं उठाई तो फिर ये जियो का जो आज डेटा है कल रेट डबल भी हो जाएगी, कर क्या लेंगे। तीसरा कारण है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब गवर्नमेंट को समझ में आ गया है 1,70,000 जो आदमी है इसका बोझा हम नहीं उठा पाएंगे, तो उन्होंने वीआरएस की स्कीम निकाली है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो उस समय के थे, जो आपको रूड बिहेवियर लग रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग उस समय के रिटायर हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ पकड़ के सरकार ने वीआरएस दे दिया। अभी जो नई भर्ती हुई है वो भाई साहब इस गलती से सीख चुके हैं कि भाई साहब क्योंकि लॉस में गई, इतने लोगों को वीआरएस लेना पड़ा, तो अब शायद इनको अक्ल ठिकाने आ गई है और अब वो रूड बिहेवियर नहीं देखने को मिलेगा और शायद अब एफिशिएंसी से काम करने लगे। ये मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण लग रहा है, जिस चक्कर में मैं वीडियो बना रहा हूं, भाई साहब पब्लिक सपोर्ट में उतर गई है। पब्लिक पहले बीएसएनएल को इग्नोर करके बैठी थी और भाई साहब फ्री के लालच में जियो के पास घुस गई थी, एयरटेल के पास घुस गई थी। अब इनको जब लात पड़ी है तो इनको समझ में आ गया कि प्राइवेट प्लेयर किसी के सगे नहीं है, निहाल तो भैया बीएसएनएल ही करेगा। तो एक गुस्सा आ गया है जियो के प्रति, एयरटेल के प्रति। लोग बाग पोर्ट कर रहे हैं, लोग बाग दूर जा रहे हैं, एक मन में खटास सी है। और जैसे पहले बीएसएनएल का ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि बीएसएनएल से दुखी है कोई और मिले तो जाए, अब इनका ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो अगर भाई साहब अब बीएसएनएल मौके पे चौका लगा गया तो एक बार में पूरा मार्केट शेयर खींच ले जाएगा। जैसे भी बीएसएनएल ने एक प्लान लॉन्च किया है 1515 रुपए में साल भर का प्लान। लो बताओ, ऐसा प्लान अवेलेबल ही नहीं है किसी भी कंपटीटर के पास। अब इसके चक्कर में बहुत सारी पोर्टिंग हो सकती है। तो सर अगर बीएसएनएल रिवाइव कर गया तो फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर में या तो जियो को और एयरटेल को अपनी रेट गिरानी पड़ेगी, और अगर नहीं भी गिराई तो भविष्य में अगले 2-5 साल तक बढ़ाने की तो सोचेंगे ही नहीं। अब इस पूरे प्रकरण में 4 बातें सीखने को मिलती है, और ये 4 बातें भैया गांठ बांध के रख लेना, नहीं तो जिंदगी तुम्हें लेसन सिखा रही, सीख लो, नहीं तो फिर लात मार रही है। तो पहली बात, किसी भी चीज की आदत मत डालो। आज तुम्हारा फायदा इस क्यों उठाया जा रहा है, शोषण क्यों हो रहा है, तुम्हारी आदत पड़ गई, बिना उसके रह नहीं पाओगे, इसीलिए तो हो रहा है। तो आदत पड़ी तो मरे, इसलिए किसी चीज की आदत नहीं डालनी। दूसरी लर्निंग, जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अगर तुम्हें कुछ फ्री दिया जा रहा है तो तुम्हारा आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे, कहीं ना कहीं पे भार तो तुम पे आने ही वाला है।
तो पहले फ्री की सिम लेके उछल रहे थे, अब सबक मिल गया। तो कोई भी आदमी कुछ सस्ता दे, फ्री में दे, तो ये सोच के मत देखना कि मजे आ गए, वो मजा तुमसे ही वसूला जाएगा। तीसरा, ये चीज अपन को बीएसएनएल से सीखने को मिलती है कि अपग्रेड करोगे तो जिंदा रहोगे। जब दुनिया 2G से 3 पे गई, 3 से 4G पे, 4G से 5G पे, और बीएसएनएल नहीं जा पाया, तभी तो उसकी हालत खराब है। मान लो कितना करप्शन हो रहा है, कितने ही एम्प्लॉई हैं, लेकिन अगर ये साथ के साथ 3G 4G 5G जाता तो भाई साहब बीएसएनएल के इतने बुरे दिन तो नहीं आते, क्योंकि ये बदला नहीं, इसलिए मारा गया। और चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्यादा घमंड ठीक नहीं है। ज्यादा घमंड रावण का ही नहीं रहा। तो जियो एयरटेल को लग रहा हम ही मार्केट के बादशाह हैं, चाहे जो कर लें। भाई साहब ये घमंड भी टूटेगा, बीएसएनएल को वापस आने दो। तो भाई साहब वीडियो यहाँ पे होता है खत्म, लेकिन अपना काम खत्म नहीं हुआ है। अभी ट्विटर पे जाना है, हैशटैग टाटा का बीएसएनएल डालना है, अपने विचार डालना है और नंबर 1 इसको ट्रेन कराना है। ठीक है, अगली वीडियो में अगले मुद्दे को लेके फिर आएंगे। तब तक के लिए राम राम भाई, जनता जनार्दन की जय हो।